दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अनिल अंबानी के पीछे ईडी और सीबीआई लग चुके हैं और लगातार आप देखें तो कार्रवाई हो रही है। लगातार उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा रहा है और उनको समन्स के ऊपर समन्स भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाई है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे और क्या आने वाले इसमें रिलायंस पावर में और भारी गिरावट होगी या फिर स्टॉक आने वाले इसमें संभल जाएगा। तो रिलायंस पावर का बिजनेस तो अच्छा है, कंपनी के लगातार आप देखें तो ऑर्डर काफ़ी अच्छे, कंपनी को गवर्नमेंट टेंडर भी मिल रहे, लेकिन प्रॉब्लम सारी पुरानी है जिसकी वजह से रिलायंस पावर को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में क्या है आगे की स्थिति, क्योंकि निवेशक भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। कई लोग हैं जो तो बहुत ऊपर फंसे हुए हैं, अगर के 5-10 साल पहले जिसने निवेश किया होगा उसका तो पैसा बहुत ज़्यादा डूबा है, क्योंकि ये स्टॉक 300-400 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक था। लेकिन अभी रिसेंटली भी अगर साल 2 साल में किसी ने निवेश किया तो उसको भी फायदा की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि 76 तक चला गया था स्टॉक, वो भी समय 26 के आसपास है। क्या है आगे की संभावना, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 26.85 पर आप देख सकते हो स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आपको 2.11% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये देखो कि शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई 27.30 पर, क्लोजिंग कल 27.43 पर थी। वैसे इंट्राडे में उस लेवल को इसने एक बार टच किया, फिर उसके बाद में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से ये 26.82 तक आया। फिलहाल आप देख रहे हो इसका जो लो है उसी रेंज के आसपास है, क्योंकि वो 25.92 का है, स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई बहुत दूर है 76 का, काफ़ी लोग इसमें फंस चुके हैं उस लेवल के आसपास, उनको भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको भी इस समय नुकसान है, सिर्फ जिसका निवेश 4-5 साल के अंदर है वो फायदे में इस समय। अब इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, मतलब थोड़ा सा ठहरा हुआ गया स्टॉक के अंदर। आप देखिए 3 मंथ का जो वॉल्यूम एवरेज है वो यहाँ पे देखो कि 4.75 करोड़ के आसपास था, जबकि 1 मंथ का एवरेज 4.97 करोड़ के आसपास था। वॉल्यूम पिछले 1 महीने पहले काफ़ी बड़ा था, लेकिन 1 वीक का एवरेज देखा तो ये घट के 2.63 करोड़ के आसपास आ गया। वैसे परसों का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, 3.69 करोड़ के आसपास था, लेकिन कल फिर से कम होकर 2.45 करोड़ के आसपास आया। आज अभी बाजार शुरू है, 12 बजे के आसपास का टाइम है, वॉल्यूम 1.09 करोड़ के आसपास है, मतलब वॉल्यूम लगभग कल जितना होने की तो उम्मीद है। लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब जो बड़े फंड हाउस है इस स्टॉक में फिलहाल अभी हाथ नहीं डाल रहे, क्योंकि बहुत सारी रिस्क दिखाई दे रही। तो यहाँ पे इस स्टॉक में सिर्फ उसी को फायदा हो जिसने कम से कम 3 से 5 साल निवेश किया। आप देखिए पिछले 1 सप्ताह से लेके 1 ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सिर्फ लॉस ही लॉस है, क्योंकि जिसका साल भर वाला निवेश है उसको यहाँ पे 25% के आसपास का नुकसान हुआ है, जबकि 1 वीक के हिसाब से निवेश पे भी 1.5% का नुकसान है। यहाँ तक कि पिछले 1 महीने में जिसने निवेश किया उसको भी यहाँ पे लगभग 14% का नुकसान देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ 3 मंथ के हिसाब से 31% का भारी नुकसान हुआ है। यानी जिसका भी निवेश अगर आप देखें तो साल भर के अंदर है उसको नुकसान हुआ है, परंतु जिसका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर का उसको अभी भी अच्छा फायदा हो रहा है 148% का, जबकि 5 ईयर के रिटर्न पे तो 744% का जबरदस्त रिटर्न अभी भी मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक कोविड काल में 2 रुपये के आसपास था। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी ने यहाँ पे ईडी और सीबीआई की जांच में सहयोग करने का वादा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दायर किया और कहा है कि मैं ईडी और सीबीआई की जांच का पूरा सहयोग करूंगा। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे एफिडेविट दर्ज की है और उन्होंने इसमें फाइल करके कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिना कोर्ट की इजाज़त के इंडिया नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे को कोई भी काम होगा तो पहले कोर्ट की इजाज़त लूंगा। अनिल अंबानी ने कहा है कि ईडी और सीबीआई जो भी जांच करिए उसमें पूरा सहयोग करूंगा, यानी मैं हर तरह से उनको सहयोग करने को तैयार हूँ, मैं उनके बुलावे पे जाने को भी तैयार हूँ। तो ये जो एफिडेविट उन्होंने दिया है ये ES शर्मा की रिट पिटीशन के जवाब में फाइल किया गया है, जिसमें ADAG कंपनियों द्वारा 40,000 करोड़ रुपीज के ज़्यादा कथित लॉन फ्रॉड की कोर्ट में निगरानी की जांच की मांग की गई थी, उसके एवज में इन्होंने एफिडेविट दिया है। तो यहाँ पे इस एफिडेविट में देखें तो अंबानी ने 4 फरवरी को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा कोर्ट में उनकी ओर से दिए गए अंडरटेकिंग को अपनाया गया है
उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने जुलाई 2025 से यानी मौजूदा जांच शुरू होने के बाद भारत नहीं छोड़ा एक बार भी। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल उनका भारत से बाहर जाने का कोई प्लान भी नहीं है और कोई इरादा नहीं है। अगर वो कोई विदेशी देश की यात्रा करना चाहते, कोई आवश्यकता पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाज़त लेंगे, उसके बाद में ही वो इंडिया छोड़ेंगे। तो उन्होंने वादा किया है कि वो भारत नहीं छोड़ने वाले। तो अनिल अंबानी ने कहा है कि वो जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो भी उनसे पूछा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। उनका कहना है कि यहाँ पे ईडी ने यहाँ पे 26 फरवरी 2026 को उनको पेश होने के लिए बुलाया है। उन्होंने उस तारीख पर पेश होने और जांच में शामिल होने का वादा किया है। यानी 26 फरवरी को ईडी की तरफ से जो उनको न्योता भेजा गया है, उस पे वो जाएंगे और जांच में शामिल होंगे। तो आप ये देख ही सकते हो कि 4 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत की जो बेंच है, उन्होंने सीबीआई और ईडी की देरी पर नाराजगी जताते हुए उन समय मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी यहाँ पे देखो कि एक एसआईटी के गठन का उनसे कहा है कि ताकि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, पूरे मामले की जांच हो। तो सीबीआई और एसबीआई की शिकायत पर दर्ज एक ही एफआईआर के तहत आगे बढ़ने की बजाय हर बैंक की शिकायतों के संबंध में अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। यानी सबको एक साथ बेंच उसको सबमिट नहीं करना है, बल्कि आपको हर बैंक की अलग जो एफआईआर है, उनके अलग-अलग कर्ज है, उसके हिसाब से आगे सुनवाई करनी है, उसकी जांच करनी है। तो अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने को कहा है। तो बेंच ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत मंजूरी का जो इंतजार किए बिना बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के एंगल को जांच शुरू करने के आदेश दिए। क्या इसमें सारी बैंक के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ है, 40,000 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड है। तो इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सीबीआई और ईडी जो अभी जांच करे वो बहुत छोटी और अधूरी है और जानबूझकर बैंक अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों को इस भूमिका से बाहर रखा गया है, जबकि उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनको साथ में जांच में नहीं लिया गया है, जबकि डिटेल्ड मटेरियल उनकी मिलीभगत का इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टिगेटिव जो पब्लिकेशन में आए सामने आए, उस सभी अपराधों को कवर करने वाली कोऑर्डिनेट और ट्रांसपेरेंट और पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए जुडिशल सुपरविजन की जरूरत है। यानी सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में कोई एक जांच कमेटी हो जो सब इसकी जांच करे। तो यहाँ पे याचिका के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन और उसकी जो दूसरी ग्रुप की कंपनियां, उन्होंने 2013 से 17 के बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से कुल मिलाकर 31,580 करोड़ रुपीस का लोन लिया था। और ये जो पूरा लोन लिया, उसमें आप देखें जो फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला है कि ये रिलेटेड पार्टी या सेल फर्म और सर्कुलेट ट्रांजेक्शन और नकली एसेट खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए का डाइवर्जन पता चला। यानी इन पैसों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाया गया और पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। तो इन नतीजों के बावजूद भी एसबीआई ने लगभग 5 साल बाद अगस्त 2025 में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस देरी को इस बात की जांच के लिए बिना समझाए नहीं जा सकते। क्या बैंक अधिकारियों ने कर्ज दिया है, उस पूरे मामले में उनको बचाने की कोशिश की है, तो क्या बैंक अधिकारियों की भूमिका उसको भी जांचना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे सीबीआई ने साजिश, धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। तो ये देख सकते हो, इससे आप देखिए 2,929 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ है। याचिका में तर्क दिया गया कि एफआईआर में कथित गलत काम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा शामिल किया गया, ऐसे गंभीर अपराधों को नज़रअंदाज किया गया है। यानी बैंक अकाउंट के जरिए पैसे निकालना जो मौजूद ही नहीं है, लोन का एवरग्रीनिंग करना, नकली एंट्री और नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कुंज बिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का इस्तेमाल करना और उनके रजिस्टर का कोई अता पता नहीं, सेल कंपनियों के माध्यम से इधर से उधर फ्रॉड करना। तो बहुत सारे इल्ज़ाम है। अब इसकी जांच होगी, देखना होगा कि क्या होगा, क्या निकल के आएगा। लेकिन इस समय रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा के लिए ये मुसीबत के दिन है। फिलहाल कंपनी के सेहत की बात करूँ, कंपनी का जो नेट कैश फ्लो इस समय -10.45 करोड़ है। ये देख सकते हो कि 24 में ये प्लस था 10.62 करोड़, वैसे 23 में -1.02 करोड़ था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो 2,520 करोड़ का फाइनेंसिंग एक्टिविटी इस बार देखने को मिला, जो मार्च में 21.77 करोड़ निगेटिव था। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें तो 2,510 करोड़ माइनस रहा है इस बार, जो पिछले मार्च में -11.10 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें तो यहाँ पे -20.54 करोड़ इस बार मार्च में, जो 24 में 43.49 करोड़ के आसपास था। वैसे कंपनी के लिए जो अच्छी बात है कि कंपनी को सरकारी टेंडर मिले। देखिए अब जो 2024 में इनको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 930 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट प्लस 465 मेगावाट
1860 मेगावाट का BES रिलायंस एन्यू सनटेक को ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ये टेंडर मिला है जो एक एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे एसजेवीएन की तरफ से भी 350 मेगावाट कैपेसिटी वाला एक और 600 मेगावाट सोलर डीसी प्लस 175 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो मिला, ये रिलायंस एन्यू एनर्जीज कंपनी को मिला। दोनों रिलायंस की सब्सिडीज कंपनी है, तो कामकाज तो मिल रहा है। आने वाले में उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।